अच्छा जी, पेपर क्या है? जून 15, पेपर 1 वेरिएंट 2। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम? भाई बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? अनलिमिटेड वांट्स। सही है, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड का दूसरा नाम क्या होता है? फिनिट रिसोर्सेज, जिसकी वजह से आपको स्कार्सिटी फेस करनी पड़ती है। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? शॉर्टेज। और जब भी आपको शॉर्टेज फेस करनी पड़ती है तो फिर आपको चॉइस करनी पड़ती है, एंड जब चॉइस का कॉन्सेप्ट आता है तो उसको क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सही है, तो ये बेसिक हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो क्या ऑप्शन होगा हमारा? फिनिट रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। तो बी इज द करेक्ट आंसर। सही है, बहुत बहुत ही हल्का सवाल था। ठीक है, ये 15 सेकंड में हो जाना चाहिए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2। न्यू न्यू रिजर्व्स आर डिस्कवर्ड। सही है, व्हाट हैज इंक्रीज इन सप्लाई। अच्छा, जो मेरे नए रिजर्व डिस्कवर हो रहे हैं वो कहाँ से डिस्कवर हो रहे हैं? फ्रॉम लैंड। एंड लैंड मेरा एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, तो ना कैपिटल है, ना एंटरप्राइज है, ना लेबर है, सिंपली मेरे लैंड की सप्लाई जो है वो बढ़ रही है। सही है, तो शुरू के 2 MCQ बहुत आसान था। सही है, नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि ये जो रिजर्व्स वगैरह हैं ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट है, और नेचुरल रिसोर्सेज किसका पार्ट होता है? लैंड का पार्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। द डायग्राम शोज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स फॉर अ कंट्री that can produce agriculture products or manufactured products। सही है, कोई दो गुट बना सकते हैं। Its current PPC passes through points Q and S। सही है, अगर आप नोटिस करो तो Q and S के हैं मेरे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। अगर मेरे Q and S की मैं बात करूं तो Q and S मेरे फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल है। सही है, अच्छा, बट द कंट्री इज करेंटली एक्सपीरियंसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो इसका मतलब क्या है? ये फिलहाल इनएफिशिएंट है। और अगर आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में अनएम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट दिखाना है तो आप कैसे दिखाओगे? इनसाइड द पीपीसी। कैसे दिखाओगे? इनसाइड द पीपीसी। और इनसाइड द पीपीसी वाला पॉइंट कौन सा है? पॉइंट पी। सही है, तो ये वाला पॉइंट है, पॉइंट पी। ठीक है, अच्छा भाई, तो हमने अभी फिलहाल इतनी इन्फॉर्मेशन निकाली है, फिर आगे क्या बोला है? इफ देयर इज नाउ फुल एम्प्लॉयमेंट एट द सेम टाइम न्यू एग्रीकल्चर टेक्निक्स इनेबल। अच्छा, जब भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है और एग्रीकल्चर टेक्निक है, इसका मतलब है कि भाई मेरा जो आउटपुट है एग्रीकल्चर का वो बढ़ जाएगा, और इसका मतलब है मेरा पीपीसी जो है वो इसका इंक्रीज हो जाएगा। तो लेट्स से अगर मेरा ओरिजिनल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये था और अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, तो इसका मतलब है आप नोटिस करो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का मेरा पोटेंशियल बढ़ गया, क्योंकि एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है तो मेरा पीपीसी टिल्ट हुआ है। क्या हुआ है? पीपीसी मेरा टिल्ट हुआ है, क्योंकि मेरे मैन्युफैक्चर्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरा सिर्फ एग्रीकल्चर पे फर्क पड़ा है। तो ये ऊपर की तरफ टिल्ट हुआ है, और ये कह रहा है कि मैं करंटली फुल एम्प्लॉयमेंट में हूँ, तो इसका मतलब है मैं करंटली या तो क्यू पे ऑपरेट कर रहा हूँ या तो एस पे ऑपरेट कर रहा हूँ। सही है, और जैसे ही मेरी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी तो मैं आ जाऊंगा अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व सी बी के ऊपर। सही है, अच्छा, फिर इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। सही है, व्हाट वुड बी द मूवमेंट ऑन द पीपीसी डायग्राम। अच्छा भाई बताओ क्या मूवमेंट होगी? मैं ओरिजिनली कहाँ पर हूँ? मैं ओरिजिनली किधर हूँ? मेरा ओरिजिनल पॉइंट कौन सा था? मेरा ओरिजिनल पॉइंट था पी, क्योंकि मेरी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट थी। और अगर मैं अब अपने नए पीपीसी के ऊपर आऊंगा, अगर मैं अब अपने नए पीपीसी के ऊपर आऊंगा तो मैं किधर आऊंगा? पॉइंट आर के ऊपर। तो मैं पॉइंट पी से पॉइंट आर के ऊपर जाऊंगा। सही है, क्योंकि अब मेरा नया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कौन सा है? ये वाला। ठीक है, तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या होगा? ए होगा। क्लियर है ये एमसीक्यू? कोई मसला? क्लियर? ठीक है, सही। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4। अ पर्सन मेक सैंडविचेस। सही है, एट होम फॉर 5 आवर्स ईच डे। तो 5 घंटे घर पे वो बनाते हैं सैंडविच। शी मेक्स 20 सैंडविचेस पर आवर। अच्छा, 5 घंटे ये काम कर रही है और 1 घंटे में ये 20 सैंडविच बना रही है, तो 1 घंटे में मतलब टोटल 5 घंटे में कितने बनेंगे? 100 सैंडविच बनेंगे। सही है, कितने बनेंगे? 100 सैंडविच। एंड शी सेल्स ईच सैंडविच फॉर $2। अगर ईच सैंडविच को $2 के लिए बेचेगी तो कितने पैसे कमाएगी? $200। सही है, तो मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल दी। व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। What is the opportunity cost? Next best alternative. If she takes a holiday on a working day,
अगर ये हॉलीडे ले लेती है, अगर ये छुट्टी ले लेती है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अब यहाँ पर मैं दो तरीके से देख सकता हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। या तो ये इस पैसों को फॉरगो करेगी, या तो ये 100 सैंडविचेस को फॉरगो करेगी। तो हमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 100 सैंडविचेस। तो ये मेरा राइट आंसर है, सही है। क्योंकि अगर ये काम नहीं करेगी तो ये फॉरगो क्या कर रही है? जो 100 सैंडविचेस ये बना सकती थी, अब नहीं बना रही, सही है। तो सिंपल आंसर था ये। क्वेश्चन नंबर 5, What would not be an example of working of a market system? भाई मार्केट सिस्टम क्या है? जहाँ पर देर इज नो गवर्नमेंट। तो हमेशा वो ऑप्शन ढूंढना करो जहाँ पर गवर्नमेंट का जिक्र नहीं हुआ हुआ, सही है। अब इसने मुझे बोला भाई नॉट, तो मुझे कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहाँ पर गवर्नमेंट है, क्योंकि इसने बोला भाई नॉट एग्जाम्पल ऑफ अ मार्केट सिस्टम, सही है। तो अगर वो एग्जाम्पल नहीं होगी मार्केट सिस्टम की, तो इसका मतलब है वहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा कुछ ना कुछ। अ हाई प्राइस चार्ज बिकॉज ऑफ अ कॉस्टली रिसर्च टू प्रोड्यूस द गुड। तो कॉस्टली रिसर्च होगी तो क्या होगी? सप्लाई कम होगी, प्राइस ज्यादा होगी। तो ये तो सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का मैकेनिज्म चल रहा है, तो ये तो मार्केट सिस्टम में होता है। अ हाई प्राइस चार्ज फॉर अ वेल नोन पेंटिंग। अगर वेल नोन पेंटिंग है तो डिमांड ज्यादा होगी, जिसकी वजह से प्राइस ज्यादा होगी। तो ये भी मेरा डिमांड एंड सप्लाई का मैकेनिज्म चल रहा है। अ लो प्राइस चार्ज बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा तो सप्लाई ज्यादा होगी, जिसकी वजह से हमारी प्राइस कम होगी। अगेन डिमांड एंड सप्लाई काम कर रहा है, तो ये मार्केट सिस्टम में यही होता है। A low price charged for subsidized bus travel। मुझे बताओ क्या मार्केट सिस्टम में सब्सिडी हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन है। और अगर मार्केट सिस्टम में गवर्नमेंट ही नहीं होगी तो सब्सिडी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि सब्सिडी देता कौन है? सब्सिडी इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। अगर मार्केट सिस्टम में देयर इज नो गवर्नमेंट, देन सब्सिडी भी नहीं होगी, सही है। तो डी इज द राइट आंसर। ये मार्केट सिस्टम में नहीं होगा, ऐसा मार्केट सिस्टम में नहीं होगा। क्लियर है ये चीज? सही। A product has a price elasticity of supply of +2। अच्छा, PES का सवाल है ये, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो PES का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो PES मुझे कितना दिया हुआ है? +2। A change in price causes the quantity supplied to change from 100 units to 120 units। मुझे बताओ अगर मैं 100 यूनिट से 120 यूनिट जा रहा हूँ तो कितना परसेंटेज चेंज है? मैं बहुत बार बता चुका हूँ, परसेंटेज चेंज निकालो भाई। न्यू माइनस ओल्ड, क्या करोगे? 120 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर क्या होगा? 20% होगा। ये तो दिमाग में भी हो सकता है, सही है। तो 20% विल बी योर आंसर। और आपको ये नहीं पता, क्योंकि इसने यही बोला हुआ है व्हाट इज द प्राइस चेंज। तो प्राइस चेंज क्या होगा? मेरा एक्स का आंसर बता दो, क्योंकि मेरे पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड आ गया, मैंने लिख दिया। मेरे पास PES मुझे ऑलरेडी गिवन था, मैंने लिख दिया। इसको मैंने एक्स कर दिया, तो एक्स बताओ क्या आ रहा है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या आ रही है? +10। तो इसका मतलब है a rise of 10%। तो सी इज द राइट आंसर। अच्छा, क्यों? क्योंकि मेरा PES का आंसर पॉजिटिव क्यों आता है? इसलिए आता है क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो होता है। और ऑब्वियस सी बात है, लॉ ऑफ सप्लाई में आपकी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी तो आपकी प्राइस बढ़ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड प्लस है, ये क्यों प्लस है? क्योंकि आपकी प्राइस प्लस होगी, वरना तो ये प्लस होता ही नहीं ना कभी, क्योंकि जब तक प्राइस नहीं बढ़ेगी क्या क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी? सिंपल आंसर, अ राइज ऑफ 10%, सही है। बच्चे ये वाला आंसर कर लेते हैं, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पे, सही है। तो सी इज द राइट आंसर। अब तक मेरे ख्याल में बहुत हल्का पेपर है ये। क्वेश्चन नंबर 7, द डायग्राम शोज द मार्केट फॉर फ्रेश फिश इन द कैरिबियन विद इक्विलिब्रियम पॉइंट x। तो ओरिजिनल पॉइंट मेरा x है, ओरिजिनल पॉइंट x है, तो मेरा सप्लाई का वेरा S1 और मेरा डिमांड का वेरा D1, सही है। अच्छा, देन अ न्यू टाइप ऑफ फिशिंग बोट इंक्रीजेस प्रोडक्शन विच रिड्यूसेस कॉस्ट। तो इसका मतलब है मेरी सप्लाई बड़ी होगी, क्योंकि जब भी आपके कॉस्ट में चेंज आता है तो आपके सप्लाई में चेंज आता है। और अगर आपकी कॉस्ट गिर रही है तो आपकी सप्लाई बढ़ेगी। विच पॉइंट रिप्रेजेंट्स द न्यू इक्विलिब्रियम। तो मुझे क्या करना है? मुझे सिंपली सप्लाई को बढ़ाना है। तो सप्लाई को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? अलोंग द डिमांड पर मूवमेंट होगी और मैं पॉइंट डी के ऊपर आ जाऊंगा। तो मेरा आंसर क्या होगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर, सही है। सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का सवाल था ये। सप्लाई बढ़ रही है, बट डायग्राम में बताना है कि सप्लाई बढ़ के अपन कहाँ जाएंगे? तो अपन आ जाएंगे पॉइंट डी के ऊपर, सही है। तो ये भी आसान सवाल है। नहीं, सी कैसे हो सकता है? मेरा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम तो ये है ना, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम ये है। तो सप्लाई बढ़ेगी तो मैं यूँ आऊँगा ना,
ठीक है, ये देखो ना S1 और D1, ये मेरा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम है ना भाई, और बताया हुआ भी है, सही है। अच्छा, a large supermarket that is private to build on land which was in an area of natural beauty, सही है। The local government allowed the building even though the natural beauty of the area would be lost, सही है। तो natural beauty अगर एरिया की lost होगी तो ये मेरी external cost है। Because many jobs would be created, तो ये मेरी external benefit, and much needed income would be brought to the local community, तो लोगों की इनकम बढ़ेगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, और यहाँ पर मेरा एक्सटर्नल बेनिफिट भी होगा क्योंकि लोगों को जॉब्स मिल रही हैं। अच्छा जी, अच्छा अगर गवर्नमेंट बना रही है तो गवर्नमेंट कौन सा पार्ट है? पब्लिक सेक्टर का पार्ट है, सही है। किसका पार्ट है? पब्लिक सेक्टर का पार्ट है। तो विच इकोनॉमिक आइडियाज कैन नॉट बी फाउंड इन दी अबव स्टेटमेंट? हाँ भाई, कौन कौन सा आइडियाज जो है वो अबव स्टेटमेंट में नहीं है। अच्छा, अगर ये लैंड पे बना रहा है तो ये भी एक चॉइस है, इसके बाद ऑप्शन होगा, सही है। या तो ये कोई नेचुरल ब्यूटी के अलावा किसी लैंड में बना लेता, या तो ये किसी नेचुरल ब्यूटी वाली एरिया में बना लेता, तो ये डिपेंड करता है, ये चॉइस होगी इसके पास। तो कौन कौन से इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है? एक्सटर्नल कॉस्ट यहाँ पर है, प्राइवेट एंटरप्राइज यहाँ पर है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। फ्री मार्केट का जिक्र यहाँ पर नहीं किया हुआ, द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का भी जिक्र यहाँ पर नहीं किया हुआ, तो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट का कोई जिक्र नहीं किया हुआ यहाँ पे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जिक्र किया हुआ है क्योंकि देखो ये चॉइस कर रहा है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहे हैं, तो ये वाला भी अवेलेबल है, सही है। ये वाला भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो ये भी नहीं होगा। पब्लिक सेक्टर यहाँ पर दिया हुआ है, एंड एक्सटर्नल बेनिफिट यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो कौन कौन से इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट मुझे इस पैराग्राफ में नहीं दिए हुए? एक तो फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ है, और एक कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का नहीं दिया हुआ है। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है जब आप अपने रिसोर्सेज को संभालते हो, संभाल के इस्तेमाल करते हो, सही, कंजर्व करते हो, ताकि सस्टेनेबल रहे, आगे वाली नस्लों के लिए भी बचे थोड़ा, सही। क्लियर है ये चीज़? तो ऐसा कोई यहाँ पर जिक्र नहीं करा हुआ, वो तो उल्टा इस्तेमाल कर रहा है, सही है, वो तो उल्टा इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पे, सही है। क्वेश्चन नंबर 9, a businesswoman a businesswoman seeks a 10-year loan from a bank, 10 साल का लोन ले रहा है बैंक से। She has listed her 4 most valuable possessions which could be offered to the bank in order to obtain the loan। भाई नॉर्मली यही होता है, जब आप बैंक से लोन उठाते हो तो कोई ना कोई रिटर्न में कोई वैल्यूएबल अपनी चीज़ देनी पड़ती है, सही है। इसका वर्ड क्या होता है तो मुझे याद नहीं आ रहा है, इसको कोलेट्रल बोलते थे, क्या बोलते थे? कोलेट्रल बोलते थे। आप जब कोई चीज़ गिरवी रखवाते हो अपनी बैंक के पास, तो इन केस अगर आप लोन वापस ना दे पाओ ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी आपकी चीज़ को अपने नाम पे कर लेती है, सही है, और वो बेच देती है, सही है। विच आइटम वुड द बैंक बी लीस्ट लाइकली टू एक्सेप्ट एज सिक्योरिटी ऑफ द लोन? अच्छा, सही है। सिक्योरिटी कह सकते हैं, कोलेट्रल कह सकते हैं, बहुत चीज़ें कह सकते हैं, मसला नहीं है, सही है। अच्छा, तो लीस्ट लाइकली कौन सा होगा? देखो ये कह रहा है कि कौन सी चीज बैंक जो है वो लीस्ट लाइकली होगी एक्सेप्ट करने के लिए, सही है। तो लीस्ट लाइकली कौन सी होगी? जो सबसे लीस्ट वैल्यूएबल होगा, ऑब्वियस सी बात है। जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी वो लीस्ट वैल्यूएबल कहलाएगा, और उस चीज को वो गिरवी नहीं रखेगा अपने पास, ऑब्वियस सी बात है। अब अगर मैं बात करता हूँ कलेक्शन ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड ज्वेलरी एंड एंटीक्स, तो ये तो बहुत वैल्यूएबल चीज है, तो ये तो रखेगा अपने पास। अ हाउस इन अ डिजायरेबल पार्ट ऑफ द टाउन, ये भी अपने पास रखेगा ये। अ पार्ट ओनरशिप इन अ रेस होर्स, ये थोड़ा डाउटफुल है, इतना वैल्यूएबल नहीं लग रहा। अ पोर्टफोलियो ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये भी वैल्यूएबल होता है। तो लीस्ट वैल्यूएबल कौन सा है? अब ऐसा नहीं है कि ये वैल्यूएबल नहीं है, अ पार्ट ओनरशिप इन अ रेस होर्स अच्छी चीज है, पर बाकी 3 जो ऑप्शन है ना वो ज्यादा वैल्यूएबल है। तो इसका मतलब है लीस्ट वैल्यूएबल कौन सा है? ऑप्शन सी। बैंक बोलेगी कि भाई मुझे ये रेस हॉर्स छोड़ दे, ये घोड़ा मुझे नहीं चाहिए, मुझे भाई बाकी 3 चीजें दे दे, सही है। पोर्टफोलियो का मतलब जैसे आप जब कोई इन्वेस्टमेंट करते हो ना, जैसे शेयर मार्केट में क्या होता है, आपने कुछ कंपनी के इतने परसेंट शेयर लिए हुए हैं, कुछ कंपनी के इतने परसेंट शेयर लिए हुए हैं, तो ये जो परसेंटेजेस होते हैं ना डिफरेंट, ये आपका इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो होता है कि भाई मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई किया हुआ है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, तो पोर्टफोलियो ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स 10,000 वाला होगा, 50,000 वाला होगा, 1 लाख वाला होगा, सही है। तो ये पोर्टफोलियो होता है, वैरायटी, ठीक है। तो सी मेरा आंसर होगा यहाँ पे, जो कि लीस्ट वैल्यूएबल है। एक घोड़े की क्या वैल्यू होगी? 10 साल में मर जाए, कौन जिम्मेदार है?
सही, यहाँ पर लिख दो ये चीज, यहाँ लिख भी दो, लीस्ट वैल्यूएबल लिख देता हूँ, लीस्ट वैल्यूएबल। क्वेश्चन नंबर 10, a trade union and employers agree a minimum wage which is above the market equilibrium wage। सही है, तो ये मेरी मिनिमम वेज आ गई। मिनिमम वेज जब भी लगती है तो क्या होता है, ये देखो ये मेरी क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर। सही है, ये मेरी आ गई क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर, ये मेरी आ गई क्वांटिटी सप्लाइड। दिस इज माय क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर, दिस इज माय क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर। और ये बीच वाला गैप क्या होता है, इस बीच वाले गैप को अपन क्या बोलते थे, अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये सरप्लस होता है। और सरप्लस में क्या होता है, क्वांटिटी सप्लाइड एक्सीड करती है क्वांटिटी डिमांड। सही है, क्योंकि मिनिमम वेज में क्या होता है, जब आप वेजेस को बढ़ाते हो तो क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर जो है वो गिर जाती है, क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मार्केट में हो जाता है सरप्लस, और उस सरप्लस को क्या नाम दिया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट। सही है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पेइंग द मिनिमम वेज, डिमांड फॉर वर्कर्स विल एक्सीड द सप्लाई। बिल्कुल गलत, सप्लाई एक्सीड करती है डिमांड को, ये तो शॉर्टेज हो गई, शॉर्टेज थोड़ी होती है, सरप्लस होता है। फ्यूअर वर्कर्स विल बी एम्प्लॉयड, क्या ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो कम लोग एम्प्लॉय होंगे। सम वर्कर्स विल कंटिन्यू टू बी पेड द वेज डब्ल्यू, बिल्कुल गलत, जब मिनिमम वेज ये डिसाइड हुई है तो कुछ वर्कर्स को ये वाली वेज कैसे मिलेगी, नहीं मिल सकती, नॉट पॉसिबल। सही है, नॉट पॉसिबल। वर्कर्स विल बी लेस विलिंग टू वर्क, नहीं, जब वेज बढ़ेगी तो लोग मोर विलिंग होंगे, तभी तो मेरी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है, तभी तो मेरी क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ लेबर बढ़ रही है, तो मोर विलिंग होंगे, लेस विलिंग नहीं होंगे, क्योंकि जब वेज बढ़ती है तो लोग जो है वो पहले के मुकाबले में ज्यादा काम करना चाहते हैं। सही है, तो बी यहाँ पर मेरा आंसर होगा, क्योंकि फ्यूअर वर्कर्स विल बी एम्प्लॉयड, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, मिनिमम वेज से अनएम्प्लॉयमेंट होती है। सही है, क्लियर है, ठीक, हल्का सवाल था। अच्छा, in choosing their occupation, people often take into account aspects of the job other than pay। बिल्कुल, जब लोग कोई जॉब सेलेक्ट करते हैं तो हमेशा पैसे नहीं देखते। which would not be a good match for the aspects of employment a worker is looking for। सही है, तो बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे डिजायर्ड एक्सपेक्ट को, कि बंदा क्या चाह रहा है, उसको ऑक्यूपेशन से मैच करना है, और देखना है कि क्या ये दोनों चीजें मैच हो रही हैं, जो ये चाह रहा है क्या उसको जॉब में मिल रहा है, नहीं मिल रहा। सही है, तो सबसे पहला क्या है, अ विश फॉर एन आउटडोर लाइफस्टाइल एंड टू डेवलप टीम वर्क। तो ये आर्मी ऑफिसर से मैच हो रहा है, क्योंकि आर्मी ऑफिसर का काम यही होता है, टीम वर्क। सही है, एक दूसरे के साथ टीम वर्क करते हैं, और सारा काम मेनली आउटडोर ही होता है। सही है, अ विश फॉर फॉरेन ट्रेवल एंड टू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, एयरलाइन पायलट का काम यही होता है, दूसरे मुल्कों में जाते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि पूरा प्लेन आपकी जिम्मेदारी होती है। सही है, अ विश फॉर पब्लिक रिस्पेक्ट एंड टू अंडरटेक प्रिसाइज वर्क। यस, हार्ट सर्जन का काम यही होता है, उसको पब्लिक रिस्पेक्ट भी बहुत देती है, क्योंकि जो वो काम कर रहा है बेसिकली लोगों की लाइफ बचा रहा है, वो तो रिस्पेक्ट तो मिलेगी। और प्रिसाइज वर्क है, हर बंदे का काम नहीं है। सही है, बहुत संभाल के करना पड़ता है ये काम। सही है, अ विश टू वर्क विद द जनरल पब्लिक एंड इन्वेस्टिगेट नेचर। तो मैरीन बायोलॉजिस्ट, आप देखो यहाँ पर पब्लिक का कोई लेना देना नहीं है, देयर इज नो जनरल पब्लिक इस वाले काम में, ये तो पानी के अंदर होगा, यहाँ जनरल पब्लिक का क्या काम है। सही है, ये सही है कि ये नेचर को इन्वेस्टिगेट करेगा, पर यहाँ पर जनरल पब्लिक का कोई काम नहीं है, तो ये वाली जो है ना डिस्क्रिप्शन और जॉब मैच नहीं कर रही, इसने मुझे बोला था नॉट, तो यहाँ पर ये दोनों मैच नहीं कर रहे। ये वाली चीज मैच कर रही है कि नेचर को इन्वेस्टिगेट वो कर रहा है, पर ये जनरल पब्लिक के साथ काम नहीं कर रहा है, ये पानी के अंदर काम कर रहा है, मछलियों के साथ काम कर रहा है। सही है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 11, अब ये तो इकोनॉमिक्स का सवाल नहीं था, ये जनरल सवाल था, ये अगर मैं बच्चे को साइंस में भी दे दूँ ना फिर भी बच्चा कर लेगा ये सवाल। सही है, मतलब कोई नॉलेज टेस्ट नहीं की थी इस सवाल में। अच्छा, व्हाट में एग्जिस्ट इन अ मोनोपोली बट नॉट इन परफेक्ट कंपटीशन। ऐसी कौन सी चीजें जो मोनोपोली में है पर परफेक्ट कंपटीशन में नहीं है, ये तो आप बता ही सकते हो। मोनोपोली में बैरियर्स टू एंट्री होते हैं, नेचुरल बैरियर्स होते हैं और आर्टिफिशियल बैरियर्स होते हैं। सही है, और परफेक्ट कंपटीशन में बैरियर्स नहीं होते, तो ए ही आंसर होगा। मोनोपोली में आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स नहीं होते,
मोनोपोली में मार्केट प्राइस नहीं होती, वो अपनी प्राइस को खुद डिसाइड करता है, क्योंकि ये प्राइस टेकर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मोनोपोली में प्राइस टेकर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पर वो प्राइस मेकर होता है, सही है। और मोनोपोली में क्या परफेक्ट नॉलेज होती है? बिल्कुल भी नहीं होती, वहां पर इम्परफेक्ट नॉलेज होती है। वहां पर इम्परफेक्ट नॉलेज होती है, क्यों? क्योंकि वहां पर एडवर्टाइजिंग होती है, और एडवर्टाइजिंग के थ्रू कभी भी आप परफेक्ट नॉलेज नहीं रख सकते, क्योंकि एडवर्टाइजिंग उसी केस में होती है जब इम्परफेक्ट नॉलेज होती है, वरना तो एडवर्टाइजिंग होती ही नहीं है, सही है। परफेक्ट कंपटीशन में क्यों नहीं एडवर्टाइजिंग होती? वो इसलिए नहीं होती क्योंकि लोगों को परफेक्ट नॉलेज है, आप लोगों को इन्फ्लुएंस ही नहीं कर सकते, सही है। तो यहाँ पर परफेक्ट नॉलेज नहीं होती, तो ए मेरा बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बैरियर्स टू एंट्री मोनोपोली में होते हैं, पर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में नहीं होते। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में देयर आर नो बैरियर्स, सही है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में देयर आर नो बैरियर्स, तो ये याद रखना हमेशा, रिविजन बहुत जरूरी है, सही है। ये बिल्कुल वर्ड टू वर्ड चीजें लिखी हुई है नोट्स में। 13, what is not a reason for the decline in manufacturing industries in developed economies in recent years? कह रहा है कि what is not, अब देखो इसमें ऐसे सवाल बहुत आ रहे हैं जिसमें ये बोल्ड करके दिखा रहा है कि नॉट वाले ऑप्शन चूज करने, तो सवाल हमेशा सही पढ़ा करो। What is not a reason for a decline in manufacturing industries in developed economies in recent years? Growth of newly industrialized competitor countries, ये यहाँ से डिक्लाइन आ सकता है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा तो पॉसिबल चांसेस है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की डिमांड गिर जाए। कंपटीशन बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगी ना। इन्वेंशन ऑफ ऑटोमेटेड प्रोडक्शन मेथड्स, इससे तो उल्टा बढ़ेगी, इससे तो उल्टा डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मेरा और आगे बढ़ेगा, और अच्छा आउटपुट बनेगा, और क्वालिटी वाला आउटपुट बनेगा, सही है। तो इससे तो डिक्लाइन नहीं आएगा, इससे तो उल्टा राइज आएगा, सही है। राइजिंग कॉस्ट ऑफ फैक्टर इनपुट्स इन द स्टील इंडस्ट्री, इससे डिक्लाइन आएगा, क्योंकि कॉस्ट बढ़ रही है, कॉस्ट बढ़ रही है तो आउटपुट कम होगा। कंसिडरेबल स्किल शॉर्टेजेस एज स्कूल लीवर्स प्रेफर टू वर्क इन द सर्विस सेक्टर, अगर लोग सर्विस सेक्टर में काम करना चाह रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वर्कर की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से आउटपुट कम बनेगा, जिसकी वजह से डिक्लाइन आएगा, तो यहाँ से भी डिक्लाइन आएगा, सही है। तो मेरा डिक्लाइन किस में नहीं आ रहा? ऑटोमेटेड प्रोडक्शन मेथड में मेरा डिक्लाइन नहीं आ रहा, सही है। तो बी इज द परफेक्ट आंसर यहाँ के लिए, सही है। क्लियर है ये चीज? In 2013, Barclays Bank had 2 branches in a city. It decided to close them both. अगर मैं अपनी ब्रांचेस को बंद कर रहा हूँ तो इसका मतलब है मेरी फिक्स कॉस्ट अब जो है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपनी ब्रांचेस को ही कम कर रहा हूँ तो मेरी रेंट कम हो जाएगा, मेरे सारे बिल्स कम हो जाएंगे, तो मेरी फिक्स कॉस्ट सारी कम हो जाएंगी। मूव टू अ डिफरेंट बिल्डिंग एंड एम्प्लॉय फ्यूअर आर्ली पेड स्टाफ, अगर आर्ली पेड स्टाफ में कम हायर कर रहा हूँ इसका मतलब है मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी। What is likely to have happened to the bank's fixed and variable cost? तो दोनों कम हो रही है, fall, fall, fall and fall. तो A is the right answer, सही है। एवरेज कॉस्ट भी गिरेगी, वेरिएबल कॉस्ट भी गिरेगी, फिक्स कॉस्ट भी गिरेगी, सही है। अब नॉर्मली बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन फिक्स कॉस्ट में होती है। भाई जब अपने बैंक की ब्रांचेज आप बंद करोगे ना तो आपकी फिक्स कॉस्ट कम होगी, क्योंकि आपका रेंट भी चले जाएगा, बाकी चीज़ें भी चली जाएंगी, तो आपकी ओवरऑल फिक्स कॉस्ट जो है वो कम होगी। और वेरिएबल कॉस्ट तो बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर आप प्यूरली क्योंकि लेबर क्या होता है, लेबर इज ए वेरिएबल कॉस्ट, तो अगर आप कम लोगों को हायर कर रहे हो इसका मतलब है आपकी वेजेस कम हो रही है, और वेजेस कम हो रही है इसका मतलब है आपकी वेरिएबल कॉस्ट कम हो रही है, सही है। क्वेश्चन नंबर 15, द डायग्राम शोज द कॉस्ट ऑफ अ फर्म, सही है। तो ये मेरा टोटल कॉस्ट है, ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, ये मेरा फिक्स कॉस्ट है। व्हाट इज द फर्म्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट एन आउटपुट ऑफ 100 यूनिट्स? अच्छा, तो 100 यूनिट्स पे एक एक करके देख लेते हैं। 100 यूनिट्स पे फिक्स कॉस्ट क्या होगी? 100 यूनिट पे फिक्स कॉस्ट क्या है? $10। वेरिएबल कॉस्ट क्या है 100 यूनिट्स पे? इस यहाँ से देखो कितनी है, 50, तो $50। और टोटल कॉस्ट क्या है यहाँ से देखो, $60। और अब ये भी चीज़ नोटिस कर लो, अगर कंफर्म करना है अपने आंसर को, अगर कंफर्म करना है ना, तो ये दोनों का वर्टिकल डिस्टेंस देख लो, दोनों का वर्टिकल डिस्टेंस कितना आ रहा है? 60 - 50, तो 10। और देखो 10 क्या है, 10 इज माई फिक्स कॉस्ट, तो बिल्कुल सही है ये। तो मेरी 100 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? $50, सही है। तो 50 इज माई आंसर, 50,000, सही है। क्योंकि ये जीरोज में देखो, 0 0 0 0, इसके आगे जो है वो ऐड होगा, ये 50 के अंदर आप ये 0 0 को ऐड करोगे, सही है। तो 50,000 आपका आंसर होगा। क्लियर? बहुत हल्का था भाई। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू कॉज अ फॉल इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन? फॉल इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैसा आएगा?
तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एन इंक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग। तो कंज्यूमर स्पेंडिंग अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगा, कंज्यूमर स्पेंडिंग इंक्रीज होगी, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में प्राइसेस इंक्रीज होगी। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। एन इंक्रीज इन इंपोर्ट प्राइसेस, अगर इंपोर्ट की प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगी तो इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर आपका कम होना चाहिए, जिसकी वजह से आपके लोग जो हैं वो डोमेस्टिक पे शिफ्ट होंगे, तो डोमेस्टिक की कंजम्पशन बढ़ेगी, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपकी कंट्री में प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तो ये भी नहीं होगा। एन इंक्रीज इन इनकम टैक्स, इनकम टैक्स अगर आपका बढ़ेगा तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम जो है वो कम होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, डिस्पोजेबल इनकम आपकी कम होनी चाहिए। डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो कंजम्पशन कम होगी, कंजम्पशन कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो प्राइसेस कम होंगी। तो सी विल बी योर राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस गिर रही हैं, इन्फ्लेशन को कम करना है। एन इंक्रीज इन द वेज रेट्स, अगर वेजेस बढ़ेंगी तो क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगी, और कॉस्ट बढ़ेगी तो एग्रीगेट सप्लाई गिरेगी, एग्रीगेट सप्लाई गिरेगी तो आपकी प्राइसेस बढ़ेंगी। सही है, तो सी विल बी द परफेक्ट आंसर। सही है, सी इज द परफेक्ट आंसर, क्योंकि आपकी प्राइसेस यहाँ पर गिर रही हैं। ठीक है, तो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 17, in recent years governments have had to manage the effects of a world recession। recession क्या होता है, recession क्या होता है, जहाँ पर आपकी एग्रीगेट डिमांड गिर रही होती है। सही है, this supply side policy का काम किया एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाना, could have been used to stimulate economic growth, increase economic growth। तो इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स इज अ फिस्कल पॉलिसी, और फिस्कल पॉलिसी का काम होता है एग्रीगेट डिमांड। यस, इन्वेस्टमेंट इन स्किल ट्रेनिंग स्कीम्स, सही है, इससे मेरी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी। पेमेंट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, पेमेंट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की पेमेंट क्या है, ये मेरी गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, तो इससे मेरे एग्रीगेट डिमांड पे इम्पैक्ट आएगा। रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, ये मेरी मॉनेटरी पॉलिसी है, और मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट किस पे आता है, एग्रीगेट डिमांड पे आता है। सही है, तो यहाँ पे मेरा बी आंसर हुआ, क्योंकि मेरी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ रही है। इंक्रीज इन वेज से एडी बढ़ेगी भी तो नहीं, इंक्रीज इन वेज रेट से आपकी एडी नहीं बढ़ेगी, अगर आप इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सही तरीके से देखो। ये लिंक नहीं बनता वैसे। वेजेस बढ़ने की अगर आपको याद हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब आपकी बढ़ती है, कॉस्ट ऑफ, ये आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, जिससे आपका एग्रीगेट सप्लाई पीछे जाएगा। सही है, असल लिंक इसका ये होता है। आप इसको इस तरह भी देख सकते हो कि वेज रेट बढ़ेगी तो लोग कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, पर इसका असल लिंक ये होता है, कॉस्ट बढ़ेगी। वो नॉर्मली एम्प्लॉयमेंट से देखा जाता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। एमसीक्यूज में इस तरह टेस्ट होता है ये, मैं ये आपको बता रहा हूँ। लिंक तो बहुत बन सकते हैं। सही है, वो थ्योरी में होता है, जब हमें अपने मतलब अपने एडवांटेज में यूज़ करना है किसी चीज़ को। आप यहाँ पर तो नहीं कर सकते ना, ये यहाँ पर तो कोई एक आंसर है। ठीक है, देखो बेस्ट चॉइस एमसीक्यू होता है, मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, हमेशा अपने दिमाग में रखो बीसीक्यू, एमसीक्यू नहीं है ये बीसीक्यू है, बेस्ट चॉइस एमसीक्यू। सही है, क्वेश्चन नंबर 18, रशिया एक्सपोर्ट्स वीट। सही है, रशिया जो है वो वीट एक्सपोर्ट करता है। इन 2010 अ बैड हार्वेस्ट लेड द रशियन गवर्नमेंट टू प्रिवेंट द एक्सपोर्ट ऑफ वीट। सही है, बैड हार्वेस्ट की वजह से सप्लाई कम हुई होगी, जिसकी वजह से रशिया की गवर्नमेंट ने बोला कि भाई एक्सपोर्ट अब थोड़े कम कर दो। इसलिए कम कर दो ताकि अपनी मार्केट में तो, अपनी मार्केट अपने मुल्क के लिए तो बचे, जब तक अपनी नीड पूरी नहीं होगी आप एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है ना। What was the most likely outcome of the government's action? गवर्नमेंट के एक्शन से मोस्ट लाइकली आउटकम क्या है? Prices were fixed by the wheat producers, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ। The amount produced was determined by the government, यहाँ पर भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ। The price of wheat abroad fell, बिल्कुल गलत। Prices will rise, क्योंकि शॉर्टेज हो जाएगी इंटरनेशनल मार्केट में, शॉर्टेज हो जाएगी, क्योंकि अगर आप अपने एक्सपोर्ट रोक दोगे तो इंटरनेशनल मार्केट में माल कम पड़ेगा, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ जाएंगी। देयर वाज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि भाई साफ साफ ये चीज सवाल में बोली हुई है, क्योंकि आप अपने डोमेस्टिक यूज के लिए आप बचा रहे हो, तो डोमेस्टिक यूज के लिए बचा रहे हो तो डोमेस्टिक में डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना हमारी प्रोडक्शन की। सही है, क्योंकि एक्सपोर्ट तो हो नहीं रहा। सही है, क्लियर है ये चीज। क्वेश्चन नंबर 19, a government increases expenditure on infrastructure to stimulate an economy। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग का पार्ट है, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से हमारी प्राइसेस बढ़ेंगी लॉन्ग रन में। with which of other government aims for an economy might this conflict? अच्छा, तो स्टिमुलेट एन इकोनॉमी का मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ।
सही है। और इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्फ्लिक्ट किससे होता है? प्राइस स्टेबिलिटी से होता है, अगर आपको याद हो, क्योंकि जब आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो आपकी प्राइसेस भी बढ़ती हैं, और जब आपकी प्राइसेस बढ़ती हैं तो आपका प्राइस स्टेबिलिटी का एम पूरा नहीं होता। सही है। अगर आप इसको ग्राफिकली देखो, मैं रफ ग्राफ बना रहा हूँ हल्का सा एक, देखो जब आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है तो आप नोटिस करो आपकी प्राइसेस बढ़ती हैं, आप पी से P1 जाते हो, पर साथ में आपकी रियल इनकम भी बढ़ रही होती है। सही है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आता है, ये दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है। सही है। तो आपका कॉन्फ्लिक्ट इधर आ रहा है स्टेडी प्राइस लेवल से, स्टेडी प्राइस लेवल से आपका कॉन्फ्लिक्ट आएगा। स्टेडी प्राइस लेवल का मतलब क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी। सही है, प्राइस स्टेबिलिटी। क्लियर? व्हाट इज मोस्ट लाइकली, हु इज मोस्ट लाइकली टू बेनिफिट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन? किसको एडवांटेज होता है भाई इन्फ्लेशन के टाइम पे? क्रेडिटर्स को नहीं होता? नो, क्योंकि अगर मैंने किसी को पैसे दिए, मैं लेट से मैंने जनवरी में किसी को पैसे दिए 10,000 रुपए, और दिसंबर में मुझे उससे पैसे वापस लेने हैं पर दिसंबर में इन्फ्लेशन आई हुई है 10% की, तो इसका मतलब है कि मुझे जो पैसा रिटर्न होगा उसकी रियल वैल्यू कम होगी। तो क्रेडिटर जो पैसा देता है उसका नुकसान होता है, जो पैसा लेता है उसका फायदा होता है, क्योंकि जो वो पैसा रिटर्न कर रहा होता है उस पैसे की वैल्यू कम होती है। सही है, क्योंकि वो 10,000 रुपए जनवरी में ज्यादा आइटम खरीद सकता है और वही 10,000 रुपए दिसंबर में कम आइटम खरीद सकता है। तो ये बेसिकली इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन है, जो कि अगेन रिविजन अगर आपका पक्का है तो ये एमसीक्यू में मसला कभी नहीं होगा। फिक्स्ड इनकम अर्नर्स वर्स ऑफ होते हैं क्योंकि उनकी इनकम की असल वैल्यू गिरती है, और होल्डर्स ऑफ कैश भी वर्स ऑफ होते हैं क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी गिरती है, पैसे की परचेजिंग पावर कम होती है। सही है, सही है। तो वही नोट आपको एग्जैक्टली वही चीजें नहीं खरीद के देती जब इन्फ्लेशन आती है, चीजें महंगी हो जाती हैं। सही है, तो रिविजन करोगे तो ये एमसीक्यू कभी मुश्किल नहीं लगेगा। सही है। 21, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर्स मोर देन जस्ट एवरेज इनकम। तो अगेन मैंने उस दिन भी डिस्कस किया था, एचडीआई में क्या क्या चीजें आती हैं? रियल जीडीपी पर हेड, जीएनपी यहाँ पर यूज होता है, और यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखा जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है लॉन्गेटिविटी, कि भाई कितना बंदा सरवाइव कर रहा है। और आपका दूसरा आता है स्कूलिंग ईयर्स। स्कूलिंग ईयर्स का मतलब है एजुकेशन की बात हो रही है, लिटरेसी रेट की बात हो रही है। सही है। तो व्हाट टू एडिशनल मेजर्स इट इंक्लूड्स? इट इंक्लूड्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। तो ए इज द करेक्ट आंसर। सही है, प्योर थ्योरेटिकल है ये, प्योर थ्योरेटिकल। सही है, थ्योरेटिकल एमसीक्यू, कोई लॉजिक नहीं है, याद करना है आपको बस। ये है, ये एक मेजर है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, और इसके फैक्टर्स ही होते हैं। द टेबल शोज सम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑफ फॉर 4 कंट्रीज। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द टेबल? अभी क्या कंक्लूड हो रहा है? हाई जीडीपी ग्रोथ अकर्ड विद लो अनएम्प्लॉयमेंट। जीडीपी ग्रोथ हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। लो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा, हाई हो रहा है, तो गलत। हाई इन्फ्लेशन अकर्ड विद हाई जीडीपी ग्रोथ। अच्छा भाई, हाई इन्फ्लेशन है, लो जीडीपी ग्रोथ है, लो इन्फ्लेशन है, हाई जीडीपी ग्रोथ है, तो ये मैच नहीं कर रहा। लो जीडीपी ग्रोथ अकर्ड विद लो इन्फ्लेशन। अच्छा भाई, लो जीडीपी ग्रोथ, हाई इन्फ्लेशन, तो लो इन्फ्लेशन नहीं है, हाई इन्फ्लेशन है, इसको भी हटा दो। सिंपल टेबल रीड करनी है, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। और लो इन्फ्लेशन अकर्ड विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा भाई, लो इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, लो इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट। इसी तरह यहाँ पर भी देख लो, लो इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये मैच कर रहा है, ऑप्शन डी मैच कर रहा है। सही है, तो सिंपल हर ऑप्शन चेक करना है। ठीक है। 23, when would an increase in aggregate demand least likely to result in inflation in economy? नॉर्मली हमने क्या पढ़ा है, जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस बढ़ती हैं। प्राइसेस कब नहीं बढ़ेंगी? खुद वैसे जनरली सोच के बताओ। जब आपका डिफ्लेशनरी गैप बहुत ज्यादा होगा, याद करो, जब आपका डिफ्लेशनरी गैप लार्ज है। क्यों? क्योंकि लेट से मैं कहता हूँ ये मेरा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है, सही है, और मैं स्टैंड कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ तो आप नोटिस करो मेरी प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि आपके एक्चुअल और पोटेंशियल का गैप जो है वो बहुत बड़ा है। तो ये कब बड़ा होता है? जब आपकी इकोनॉमी में अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हो, जब आपकी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी, और अगर आप नए लेबर को हायर करोगे तो आपको कोई
कोई प्रीमियम पे नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई प्रीमियम पे नहीं करना पड़ेगा, तो एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से आपकी कंट्री में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, सही है, इन्फ्लेशन नहीं आएगी। तो आंसर क्या होगा, व्हेन देयर आर सब्सटेंशियल अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी, इसका मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है इकोनॉमी में। इकोनॉमी में क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर है ये चीज, हल्का एमसीक्यू था ये, ठीक है, सिंपल रिवीजन, ये भी रिवीजन से हो जाएगा, सही है। इन 2013 सब्सिस्टेंस फार्मिंग, अच्छा अब ये फार्मिंग कौन सी है, ये फार्मिंग होती है फॉर ओन यूज, सही है, ये पहले भी डिस्कस हम कर चुके हैं। मेरा ये वाली फार्मिंग बेसिकली होती है गांव में, सही है, इंटीरियर की साइड होती है। इसमें क्या होता है, फार्मर जो है ना वो इतने मतलब इतने फूड वगैरह को या वेजिटेबल्स को ग्रो करता है जिसमें इसका खुद का गुजारा हो जाए, सही है। तो मैं अपने लिए फार्मिंग कर रहा हूँ, अब मेरी इकोनॉमी में आउटपुट तो जनरेट हो रहा है, मेरी इकोनॉमी में आउटपुट तो जनरेट हो रहा है, पर ये आउटपुट मैं बाहर बेच नहीं रहा हूँ, मतलब मैं इतना बनाता हूँ कि मेरी जरूरत पूरी हो जाए, मेरे पास इतना कोई सरप्लस नहीं बचता कि मैं इसको बाहर बेचूं, मैं बाहर इसको एक्सटर्नल यूज में इस्तेमाल करूं, बाहर बेचूं, इससे पैसा कमाऊं। तो इससे मैं पैसा नहीं कमा रहा, तो हमेशा याद रखना, इससे आपका आउटपुट जनरेट हो रहा है, इससे आपका आउटपुट जनरेट हो रहा है, पर ये आपकी इनकम में काउंट नहीं हो रहा, ये आपकी इनकम में काउंट नहीं हो रहा। अगर ये आपकी इनकम में काउंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है ये आपके जीडीपी में भी काउंट नहीं होगा, ये आपकी कंट्री के आउटपुट में नहीं आ रहा है, ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, क्योंकि आप इसको बेच नहीं रहे, ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। अब जिस तरह मैं अगर अपने भाई को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मैं अगर अपने भाई में पैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं, मेरा भाई घर पे, मैं अपने भाई को ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, अब अपने भाई से कोई पैसे तो नहीं लूंगा ना, ये कोई रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा है, तो ये भी मेरे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में रिकॉर्ड नहीं होता, तो ये इनकम जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो रही है, हालांकि मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, मैं उसको एजुकेशन दे रहा हूँ, मैं आउटपुट क्रिएट कर रहा हूँ, पर ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा। इसी तरह ये बंदा भी फार्मिंग कर रहा है, आउटपुट जनरेट कर रहा है, अपनी जरूरत को पूरा कर रहा है, पर ये जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से मेरा जीडीपी अंडरस्टेट होता है, सही है, इसकी वजह से मेरा जीडीपी अंडरस्टेट होता है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि A2 लेवल में भी आता है, 2 साल बाद भी जब आप पढ़ोगे ना इकोनॉमिक्स अगर, तो ये सवाल आएगा, सही है। तो क्या लिखा हुआ है, विच इन्वॉल्व द लार्ज परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन वाज अ सिग्निफिकेंट एक्टिविटी इन फिलीपींस। अब ये कह रहा है ये वाली जो फार्मिंग थी, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, वाज द लार्ज पार्ट ऑफ फिलीपींस एंड इंडोनेशिया। इसका मतलब है इन दोनों कंट्रीज का जीडीपी जो है वो लाइकली टू बी अंडर एस्टिमेटेड है, क्योंकि ये रिकॉर्ड होगा ही नहीं, सही है। स्किल्ड लेबर की यहाँ जरूरत नहीं है, गुड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कोई लिंक नहीं है यहाँ पे। देयर वाज नो नीड टू इंपोर्ट फूड बिकॉज द पॉपुलेशन वाज सेल्फ सफिशिएंट, बिल्कुल गलत, जरूरी नहीं है, सारे लोग नहीं करते ये सेल्फ सफिशिएंट तो है, अपने लिए कर रहा है, पर हर बंदा थोड़ी कर रहा है, लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है ना, बाकियों को तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, सही है, ठीक है। 25 Which feature is not a typical characteristic of a developed economy? A high death rate, क्योंकि ये डेवलपिंग में होता है, सही है, डेवलपिंग में होता है, ये डेवलप्ड इकोनॉमी में नहीं होता, नॉट बोल है। हाई लिटरेसी रेट, यस, डेवलप्ड में होता है। अ लार्ज एल्डरली पॉपुलेशन, यस, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है, जापान का एक शहर है, वहाँ पे एवरेज एज मेरी 110 है, क्योंकि वहाँ पर हेल्थ वगैरह कितनी अच्छी है। अ लो नंबर ऑफ डॉक्टर्स पर हेड, का इसका मतलब ये है कि हॉस्पिटल्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, मेरिट गुड्स बहुत ज़्यादा हैं, सही है। तो अ हाई डेथ रेट डेवलपिंग का फीचर है, डेवलप्ड का नहीं है, सही है। 26 द चार्ट शो द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। अच्छा ये पॉपुलेशन पिरामिड बहुत आता है यहाँ, ये बहुत आता है, ये सही तरह से रीड कर लेना। द चार्ट शोज द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री 1960 एंड 2010, सही है। तो 1960 का ये, 2010 का ये। ड्यूरिंग दिस पीरियड हाउ डिड द बर्थ एंड डेथ रेट चेंज। अच्छा अगर आप नोटिस करो, मैं रीड करना सिखा रहा हूँ, ये देखो, ये मुझे मिलियंस में से डेटा दिया हुआ है, पर आप नोटिस करो 1960 में 0 से लेके 4 वाले जो है ना वो ज्यादा हैं, मेल भी ज्यादा है, फीमेल भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि बर्थ रेट हाई है, इसका मतलब क्या है, बर्थ रेट क्या है, ज्यादा है। अगर आप 2000 में नोटिस करो 0 से लेके 4 वाले थोड़े कम हो गए, इसका मतलब है कि 2000 में बर्थ रेट क्या हो गया है, फेल हो गया है। ये चीज समझ आई, ये चीज समझ आई। 0 से 4 की एज तक अगर यहाँ पर कम लोग हो रहे हैं तो इसका मतलब है बर्थ रेट गिर रहा है, क्योंकि बर्थ रेट तो आप यहीं से देखोगे ना, 0 से 4 में ही देखोगे बर्थ रेट, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पर देखो ये कम हो रहा है, तो इसका मतलब है 1960 से 2000 में जाते हुए बर्थ रेट मेरा गिर रहा है। अच्छा डेथ रेट देख लेते हैं, नोटिस करो 1960 में डेथ रेट था इतना,
मतलब गायब हो रहे हैं लोग, 85 प्लस लोग गायब हो रहे हैं, देखो बिल्कुल है ही नहीं, चार्ट ही नहीं है, इसका मतलब डेथ रेट बहुत ज्यादा है। पर आप नोटिस करो 2000 में ये हल्का हल्का थोड़ा दिखना शुरू हो गया है, और यहाँ पर भी देखो थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो इसका मतलब है डेथ रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डेथ रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, सही है। तो बर्थ रेट भी कम हो रहा है, डेथ रेट भी कम हो रहा है, तो इसका मतलब है आंसर क्या होगा, ये होगा। समझ आया, समझ आई ये चीज। तो अगर बर्थ रेट को देखना है तो हमेशा यहाँ स्टार्ट में देखा करो, और अगर डेथ रेट को देखना है सबसे टॉप पे देखा करो, सही है, तेरे ये चीज। अच्छा 27, which combination of changes is most likely to result in a fall, डेथ रेट इज फॉलिंग, लोग ज्यादा सरवाइव कर रहे हैं, मिलियंस बढ़ रहे हैं, लोग सरवाइव ज्यादा कर रहे हैं, देखो वही बोल रहा हूँ ना, इसको रीड करो, ये देखो कम है, ये ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है इसका मतलब है डेथ रेट कम हो रहा है ना, तभी तो 85 प्लस लोग ज्यादा हैं, वरना तो कम होते हैं ना, कम का मतलब है डेथ रेट ज्यादा है, और अगर ये ज्यादा है तो इसका मतलब है डेथ रेट कम है, सही है। 27, which combination of changes is most likely to result in a fall in the living standard? अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड फॉल कब होगा, जब आपका जीडीपी गिरेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और पॉपुलेशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आपकी जीडीपी फॉल होगी तो आपकी इनकम फॉल होगी, इनकम फॉल होगी तो एग्रीगेट डिमांड फॉल होगी, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर गया। इन्फ्लेशन, अगर आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो पहले के मुकाबले में आपकी परचेजिंग पावर कम होगी, और परचेजिंग पावर कम होगी तो आपकी वैल्यू ऑफ मनी गिरेगी, और जिसकी वजह से आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर जाएगा। पॉपुलेशन, अगर आपकी पॉपुलेशन लेट से बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बर्डन बढ़ेगा इकोनॉमी पे, डिपेंडेंसी बढ़ेगी, क्योंकि अगर आपके स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे वगैरह बढ़ जाएंगे तो जो टैक्स पेयर होंगे उनके ऊपर बर्डन आएगा, और टैक्स पेयर पे जब बर्डन आएगा तो टैक्सेस बढ़ेंगे, और जब टैक्सेस बढ़ेंगे तो उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, जिसकी वजह से जो है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होगा, क्योंकि जब डिपेंडेंसी बढ़ती है ना, जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो इसका मतलब है लोग बढ़ रहे हैं, टैक्सेस कम है। अब जैसे पाकिस्तान में सिर्फ 25 लाख लोग टैक्स भरते हैं, तो इसका मतलब है उनके ऊपर बर्डन ज्यादा है टैक्स का, सही है। तो क्या होगा, जीडीपी फॉल, इन्फ्लेशन राइज एंड पॉपुलेशन भी राइज, तो आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर, सही है, बी इज द राइट आंसर। 28, what is an advantage of international specialization? Choice is limited, बिल्कुल गलत, there are more choices, स्पेशलाइजेशन से मोर चॉइसेस होती हैं क्योंकि ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, कंट्रीज बिकम ओवर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दिस इज अ डिसएडवांटेज, ये एडवांटेज नहीं है, दिस इज अ डिसएडवांटेज, रिसोर्सेज आर यूज मोर एफिशिएंटली, यस, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज आ रहे हैं यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज आ रहे हैं यहाँ पे, सही है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर डिक्रीज, गलत, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है, सही है, ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है, और ये कोई एडवांटेज नहीं है, ये तो अज्यूम। और वैसे एक और चीज, कंपैरेटिव एडवांटेज वगैरह में अज्यूम होता है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है ही नहीं, ये अजम्पशन है, तो ये याद रखना। कंपैरेटिव एडवांटेज वगैरह में अजम्पशन है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होती ही नहीं है, सही है। 29, the table shows the information on the trading position of 4 major economies in 2013. Which country had the strongest trading position? अच्छा, कंट्री दी हुई है, करंट अकाउंट बैलेंस शुड बी पॉजिटिव अगर स्ट्रॉन्गेस्ट चाहिए, जीडीपी एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी भी ज्यादा होना चाहिए, करेंसी पर यूनिट पर यूएस डॉलर, तो डॉलर के अगेंस्ट करेंसी भी हमारी ज्यादा होनी, अच्छी होनी चाहिए, मतलब कम से कम होनी चाहिए, एप्रिशिएटेड होनी चाहिए। अच्छा, तो चाइना का अगर हम देखें तो चाइना का करंट अकाउंट अच्छा है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी भी सही है, पर देखो करेंसी इसकी खराब है, थोड़ी करेंसी इसकी थोड़ी खराब है। बाकी देख लेते हैं, जर्मनी का करंट अकाउंट सबसे हाईएस्ट है, ये सबसे टॉप पे है इसका, ये भी सबसे ज्यादा है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, और करेंसी भी देखो इसकी अच्छी खासी कम है 0.75, तो इसका मतलब बी आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि बाकी में अगर आप नोटिस करो इसका करंट अकाउंट बहुत कम है और इसका करंट अकाउंट नेगेटिव है, तो ये लोग स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेड पोजीशन की उसमें आ ही नहीं सकते क्योंकि उनका करंट अकाउंट बैलेंस इतना बेकार है, सही है। नेगेटिव का मतलब है आउटफ्लोज ज्यादा है, इनफ्लोज कम है, नेगेटिव का मतलब है आउटफ्लोज ज्यादा है, इनफ्लोज कम है, तो नहीं है ना, स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग पोजीशन कैसे होगी, तो बी करेक्ट आंसर है, सही है। लास्ट MCQ, the table shows the trade in goods balance and the current account balance of the balance of payment for 4 countries during a year, सही है।
तो करंट अकाउंट का मुझे डेटा दिया हुआ है इसने, सही है। करंट अकाउंट में क्या क्या आता है? ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, सही है, नेट इनकम्स एंड नेट ट्रांसफर्स, सही है। अच्छा, नेट इनकम का दूसरा नाम क्या होता है? प्राइमरी इनकम भी बोल सकते हो आप इसको, और नेट ट्रांसफर को क्या बोल सकते हो? सेकेंडरी इनकम, सही है, सेकेंडरी इनकम। हम क्यों रोते हैं? पाकिस्तान क्यों रोता है? $1 160 का है तो हम रोते क्यों हैं? इसलिए रोते हैं ना, डॉलर हमें महंगा पड़ता है। हम ये चाहते हैं ना कि $1 1 रुपए का हो जाए, सही है। तो बाकी कंट्रीज भी ये चाहती हैं डॉलर के अगेंस्ट उनकी करेंसी अच्छी हो, सही है। पाकिस्तान का रोना धोना ही यही है, क्यों $1 का मैं जो है, $1 के लिए क्यों हमें इतने पैसे देने पड़ते हैं, सही है। डेप्रिशिएटेड है ना हमारी करेंसी, एप्रिशिएटेड होनी चाहिए। अच्छा, तो ये 4 डेटा है, सही है। फिर आगे पढ़ लेते हैं। विच कंट्री हैड द लार्जेस्ट सरप्लस ऑन इट्स ट्रेड इन सर्विसेज अज्यूमिंग नो अदर ट्रांसफर्स ऑन नेट इनकम फ्लोस। अच्छा, इसने अज्यूम किया है, इससे देखो क्या लिखा हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अज्यूमिंग नो अदर ट्रांसफर्स और इनकम फ्लोस। इसका मतलब है ये अज्यूम कर रहा है कि ये दोनों जीरो हैं, ये अज्यूम कर रहा है कि नेट इनकम भी जीरो है, नेट ट्रांसफर भी जीरो है। तो अगर मुझे ट्रेड इन सर्विसेज चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मैं सिंपली जो है वो करंट अकाउंट को माइनस करूंगा ट्रेड इन गुड्स से, मैं करंट अकाउंट को माइनस करूंगा ट्रेड इन गुड्स से, मेरे पास आ जाएगा ट्रेड इन सर्विसेज। मेरे पास क्या आ जाएगा? ट्रेड इन सर्विसेज। क्योंकि ये मुझसे ट्रेड इन सर्विसेज ही मांग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक और जो है वो टेबल बनाऊंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा ट्रेड इन सर्विसेज, सही है। तो देखो, करंट अकाउंट को माइनस करूंगा ट्रेड इन गुड्स से, तो यहाँ पर मैंने करंट अकाउंट को माइनस किया, मेरे पास आया 0। यहाँ पर मैंने माइनस किया तो मेरे पास आया -0.1। यहाँ पर मेरे पास आ रहा है -0.2, सही है। कैसे कर रहा हूँ? 4.3 को माइनस कर रहा हूँ 4.4 से, तो -0.1। 7.6 को मैंने माइनस किया 7.8 से, तो -0.2। इसी तरह 5.4 को माइनस करूंगा 5.3 से, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? +0.1। तो ये मेरा सरप्लस है, तो डी आंसर होगा, सही है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसने मुझे बोला है नेट इनकम और नेट ट्रांसफर जीरो है। अब अगर ये दोनों चीजें जीरो हैं और मुझे ट्रेड इन सर्विसेज चाहिए, तो ट्रेड इन सर्विसेज कैसे निकालूंगा? मुझे करंट अकाउंट दिया हुआ है, मुझे ट्रेड इन गुड्स दिया हुआ है, तो इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा ना ट्रेड इन सर्विसेज। बेसिकली मैं मैथ की इक्वेशन को रीअरेंज कर रहा हूँ। मेरे पास ये दिया हुआ है, ये एक्स है और ये दोनों है ही नहीं, तो मैं सिंपली उसको उस साइड पे लेके जा रहा हूँ और इन दोनों को माइनस कर रहा हूँ, खत्म। इक्वेशन बना के कर लो, हो जाएगा, सही है। तो ये मेरे ख्याल में आसान पेपर था, ठीक है।